नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का आपका ये न्यू सिलेबस है 26 और 27 के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का पेपर 2, जिसमें हमें पढ़ना होता है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक्स। इस यहाँ से 1200 AD से 1700 AD तक पढ़ना होता है। ठीक, तो ये थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का है। सभी के पास शेयर कर दीजिए और अच्छे से जो है अपनी क्लास कीजिए। ये देखिए महामैराथन आपका क्लास होने वाला है, पेपर 2 है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पेपर टाइटल दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें हमने यूनिट वाइज 8 यूनिट एक साथ रख लिया है। उसके बाद में किया क्या, हमने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उन्हीं को रखा है, ना कि और सब अदरवाइज चीज़ों को। ठीक, तो इस क्लास को अच्छे से करिएगा। और नोट बनाना नहीं चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में नोट मिल जाएगा। अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है समाज की संरचना। ठीक, तो सुल्तान काल में भारतीय समाज दो मुख्य वर्गों में बटा था, मुस्लिम और हिंदू समाज। मुस्लिम समाज में शासक वर्ग तुर्क, अफगान तथा सामान्य वर्ग जैसे कारीगर और सैनिक थे, जबकि हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। दूसरा पॉइंट है जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था में देखा जाए तो यहाँ पर हिंदू समाज में जातीय भेदभाव बना रहा और आज भी ये जो है परंपरा चली आ रही है। उच्च जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि शूद्रों की स्थिति निम्न रही। तीसरा पॉइंट है स्त्रियों की स्थिति। तो प्रदा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी प्रथाएं प्रचलित थी। मुस्लिम समाज में महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता था। कुछ उच्च वर्गीय महिलाएं जैसे रजिया सुल्तान ने समाज में विशेष स्थान प्राप्त किया, क्योंकि वह पढ़ी लिखी शिक्षित महिला थी। ठीक, धर्म और संस्कृति। तो धर्म और संस्कृति के अंतर देखा जाए तो यहाँ पर इस्लाम का प्रभाव बढ़ा, किंतु सूफी संतों और हिंदू संतों ने सहिष्णुता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। पांचवा पॉइंट है शिक्षा और जीवन शैली। मकतब और मदरसे शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने। नगरों में विलासिता और गांवों में कृषि प्रधान जीवन था। अब यहाँ से यूनिट 2 आपका स्टार्ट होता है, जिसमें हमें पढ़ना अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व राजस्व नीति। ठीक, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है बाजार नियंत्रण नीति। इन्होंने बाजार पर नियंत्रण किस नीति से की? ठीक, तो अलाउद्दीन ने महंगाई पर रोक लगाने के लिए दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं की अलग अलग मंडियाँ स्थापित की। जैसे यहाँ पर दिया गया है, सहना ए मंडी नामक अधिकारी बाजार की निगरानी करता था। दूसरा पॉइंट है मूल्य निर्धारण। सभी वस्तुओं जैसे अनाज, घोड़े, कपड़े, दास आदि के निश्चित जो है कर तय किए गए, ताकि वस्तुएं सस्ती मिल सके। यहाँ पर जो भाव था तय किया गया। फिर तीसरा पॉइंट भंडारण नीति। तो राज्य के पास अनाज के भंडार रखे जाते थे, ताकि अकाल में जनता को राहत दी जा सके, जनता की जो है सहायता किया जा सके। चौथा पॉइंट है राजस्व नीति। तो भूमि का सर्वेक्षण कराया गया और उपज का आधा भाग कर के रूप में वसूला गया। किसानों से सीधे कर वसूला गया, ताकि बिचौलियों की लूट जो है बंद हो जाए। परिणाम देखते हैं। पांचवा पॉइंट है तो महंगाई पर नियंत्रण, राजकोष की समृद्धि और सेना का अस्थायी वेतन सुनिश्चित हुआ। यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 3। तो इसमें पढ़ेंगे सूफी और भक्ति आंदोलन। ठीक, तो सूफी और जो भक्ति आंदोलन है, इनके अंतर्गत देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये देखिए आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके जो है नंबर छप जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सूफी आंदोलन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो जो सूफी आंदोलन थे, इस्लाम के रहस्यवादी साधकों ने भौतिकता का विरोध करते हुए प्रेम, ईश्वर भक्ति और मानवता का संदेश दिया। दूसरा पॉइंट है सूफी। यहाँ पर प्रमुख सूफी जो सिलसिले थे कब तक चले, किस कारण चले? ठीक, तो चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, सुहरवर्दी और यहाँ पर दिया गया कादिरी, ये जो थे इसमें शामिल थे। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें हो गया ईश्वर की एकता और निर्गुण भक्ति पर बल दिया गया, जाति और धर्म का विरोध, सरल भक्ति मार्ग का प्रचार किया गया। फिर है प्रमुख संत। तो इसमें हो गया जैसे कबीर जो थे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे,
क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता का जो समर्थन करते थे। मीरा जो थी ये कृष्ण भक्ति की कावित्री थी। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। तुलसीदास जो हैं ये रामचरितमानस के रचयिता थे। ठीक, अब इससे प्रभाव क्या पड़ा, समाज में सहिष्णुता, भाईचारा और समानता की जो भावना का विकास हुआ। यूनिट नंबर यहाँ से 4 आपका स्टार्ट होता है। सुल्तान काल में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की जो दशा थी किस प्रकार की थी। तो यहाँ पर सामान्य स्थिति के अंतर्गत अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति निम्न थी। सामाजिक बंधनों और प्रथाओं ने उन्हें सीमित कर दिया था। ठीक, दूसरा है पर्दा और सती प्रथा। तो मुस्लिम प्रभाव के कारण पर्दा प्रथा आम हो गई। सती प्रथा उच्च वर्ग में प्रचलित थी। ठीक, तीसरा है शिक्षा व धर्म। तो इसके अंतर्गत स्त्रियों की शिक्षा सीमित थी। कुछ कुलीन परिवारों की महिलाएं ही पढ़ लिख पाती थी। ठीक, चौथा पॉइंट राजनीतिक भूमिका, जैसे रजिया सुल्तान यहाँ पर रहेगा, जैसी महिलाएं शासक बनी जो अपवाद थी। ठीक, अब यूनिट नंबर 5 है। तो यहाँ पर देखेंगे मुगल काल की भूमि राजस्व व्यवस्था। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया राजस्व व्यवस्था का महत्व। तो मुगल शासन की आर्थिक नींव भूमि राजस्व पर आधारित थी। दूसरा अकबर और टोडरमल की नीति। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक प्रणाली चलाया था जिसका नाम है दहसाला प्रणाली। ठीक, तो भूमि मापन और उपज का औसत निकालकर कर निर्धारण किया गया। दहसाला प्रणाली के अंतर्गत उपज का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। अब इनकी जो जमींदारी व्यवस्था थी किस प्रकार की थी, जमींदारी कर वसूल, जमींदार जो होते थे वो कर वसूल के मध्यस्थ बने, वसूली के मध्यस्थ बने हुए राज्य और किसान के बीच सेतु का काम करते थे। जो किसान कर देते थे वो जमींदार को देते थे और जमींदार जो है सरकार को देता था। किसानों की स्थिति, तो यहाँ पर किसानों का जो पर कर का बोझ था, लेकिन भूमि मापन से पारदर्शिता आई। प्रभाव क्या हुआ कि राज्य की आर्थिक स्थिरता बढ़ी और राजकोष जो है समृद्ध हुआ। यूनिट नंबर यहाँ पर 6 है मुगल काल का व्यापार और वाणिज्य। तो आंतरिक व्यापार है, देश के भीतर वस्त्र, मसाले, धातु और हस्तशिल्प वस्तुओं का व्यापार होता था। बाहरी व्यापार, तो बाहरी व्यापार में देखेंगे भारत का व्यापार अरब, फारस, चीन, यूरोप से था। प्रमुख बंदरगाह जैसे सूरत, बंगाल, मछलीपट्टनम हो गया। प्रमुख निर्यात वस्तुएं तो यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया रेशम, कपास, मसाले, नील, हस्तशिल्प, आयात वस्तुएं, घोड़े, शराब जो है कीमती धातुएं जो उपलब्ध थे। ठीक, विदेशी व्यापारी यहाँ पर हो गए। तो पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है व्यापार में सक्रिय हुए। भारत में आने वाले जो है फ्रांसीसी व्यापारी थे। ठीक, विदेशी व्यापारी थे। पांचवा है प्रभाव। तो भारत विश्व का केंद्र बना, विश्व व्यापार का केंद्र बना। अब यूनिट नंबर यहाँ पर 7 आ चुका है। मुगल काल की बैंकिंग प्रणाली, यानी कि बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग मुगल पीरियड। ठीक, तो यहाँ पर है बैंकिंग व्यवस्था का विकास। व्यापार के विस्तार के साथ साहूकार और सराफ वर्ग का उदय हुआ। हुंडी प्रणाली, तो हुंडी प्रणाली भुगतान के लिए हुंडी नामक दस्तावेज का प्रयोग होने लगा जो आज के चेक जैसा था। वित्तीय केंद्र, तो आगरा, दिल्ली, बनारस, सूरत, अहमदाबाद प्रमुख वित्तीय नगर थे। महत्व इनके व्यापारिक स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा बनी रही। यूनिट नंबर 8 के अंदर देखेंगे मुगल काल में उद्योग का विकास। तो इनके जो मुख्य उद्योग थे वस्त्र उद्योग, जो कि ढाका वर्तमान समय में इसे बंगाल कहा जाता है। ठीक, बनारस, अहमदाबाद, धातु उद्योग, जहाज निर्माण, मिट्टी और कांच के बर्तन जो है इनके मुख्य उद्योग थे। शाही कार्यशालाएं यानी कि कारखाने जो थे, यहाँ पर मुगल शासकों ने राज्य नियंत्रित कार्यशालाएं स्थापित की जहाँ शिल्पकार काम करते थे। कारीगरों की स्थिति देखते हैं। शिल्पकारों को अच्छा सम्मान मिलता था किंतु करों का बोझ भी था। यूरोपीय व्यापार, यानी कि जो यूरोपीय प्रभाव था वो क्या पड़ा, विदेशी व्यापारियों ने भारतीय उद्योग की मांग विदेशों तक बढ़ाई। परिणाम हुआ कि वस्त्र और हस्तशिल्प उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश बना। जो अपना भारत है वस्त्र और हस्तशिल्प उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश बना। अब यहाँ पर कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, इसे आप जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये हर साल जो है आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे
और हो सकता और भी मिल जाए। तो इसमें 15 प्रश्न रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के समय समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत का समाज हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का मिश्रण था। जाति व्यवस्था प्रबल थी और अमीर उम्रा वर्ग संपन्न था, जबकि किसान वर्ग गरीब। प्रदा सती और बाल विवाह प्रचलित थे। नगरों में व्यापार और शिक्षा का विकास हुआ। दूसरा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति की विशेषताएं बताएं। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई, सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए, सहना या मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया, अनाज, कपड़ा, घोड़े, दास आदि की कीमतें तय थी। भूमि से उपज तक का आधा जो है भाग कर के रूप में लिया गया। उद्देश्य था सेना के लिए सस्ता सामान उपलब्ध कराना। तीसरा प्रश्न है, सूफी आंदोलन की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो सूफी जो संत थे ये प्रेम, करुणा और ईश्वर भक्ति के प्रतीक थे। उन्होंने धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। प्रमुख सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। चौथा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का समाज पर प्रभाव बताइए। तो भक्ति आंदोलन ने जातिपात, अंधविश्वास और कट्टरता का विरोध किया। संत कबीर, मीरा, तुलसी, गुरु नानक आदि ने समानता और प्रेम का संदेश दिया। समाज में सुधार हुआ और धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी। प्रश्न नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत काल में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो स्त्रियों की जो स्थिति सामान्यतः यह अधीन थी। प्रदा और सती प्रथा प्रचलित थी। उच्च वर्ग की स्त्रियां शिक्षित थी, जैसे रजिया सुल्तान। प्रमुख अधिकांश स्त्रियां घरेलू जीवन तक सीमित थी और सामाजिक स्वतंत्रता जो है कम थी। प्रश्न नंबर 6 है, अकबर की भूमि राजस्व नीति का यहाँ पर वर्णन करना है। इनका जो नीति था भूमि राजस्व, तो अकबर ने टोडरमल की सहायता से दहसाला प्रणाली लागू की। भूमि मापी गई और उपज का औसत लेकर कर निर्धारण जो है निर्धारित किया गया। किसानों को स्थायित्व मिला और राज्य की आमदनी बढ़ी। यह नीति न्याय संगत और वैज्ञानिक थी। प्रश्न नंबर 7 है, टोडरमल की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं बताएं। भूमि माप, वर्गीकरण, कर दरों का निर्धारण और रिकॉर्ड रखने की प्रणाली इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थी। इससे भ्रष्टाचार घटा और प्रशासन मजबूत हुआ। 8वां प्रश्न है, मुगल काल में व्यापार की स्थिति कैसी थी? तो आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार विकसित था। सूरत, आगरा, दिल्ली, लाहौर प्रमुख व्यापारिक जो है केंद्र थे। वस्त्र, मसाले, रेशम, कीमती धातुएं जो है निर्यात की जाती थी। पुर्तगाली, अंग्रेज और डच व्यापारी भारत आए। प्रश्न नंबर 9 है, विदेशी व्यापार का भारत पर प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा, चलिए देखते हैं। विदेशी व्यापार से भारत की समृद्धि बढ़ी, परंतु यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से धीरे धीरे भारतीय उद्योगों पर विदेशी नियंत्रण बढ़ गया, जिससे स्थानीय शिल्प जो हो कमजोर हुए। प्रश्न नंबर 10 है, मुगल काल की बैंकिंग प्रणाली की विशेषताएं बताएं। तो व्यापारी और साहूकार हुंडी के माध्यम से धन का लेन देन करते थे। साहूकार व्यापारियों को ऋण देते थे। आगरा, सूरत, बनारस जैसे नगर वित्तीय केंद्र थे। यह प्रणाली आधुनिक बैंकिंग का प्रारंभिक रूप थी। ठीक। 11 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में उद्योगों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख था। ढाका का मलमल और बनारस का रेशम प्रसिद्ध था। धातु, जहाज निर्माण और शाही कार्यशालाएं विकसित थी। उद्योगों से निर्यात बढ़ा और अर्थव्यवस्था सशक्त हुई। प्रश्न नंबर 12, शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो शिल्पकार अत्यंत कुशल थे, परंतु मध्यस्थों के शोषण से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। यूरोपीय व्यापार के कारण स्थानीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 13 है, दिल्ली सल्तनत के ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो गांव जो है स्वायत्त इकाई था। किसान कृषि पर निर्भर थे। जमींदार और राज्य अधिकारी कर वसूलते थे। सामाजिक जीवन पर प्रभाव गहरा था। धर्म का जो है गहरा प्रभाव पड़ा। मुगल काल में नगर जीवन का वर्णन कीजिए। तो नगर जो है व्यापार, उद्योग और प्रशासन के केंद्र थे। सूरत, आगरा, लाहौर और दिल्ली जैसे नगर समृद्ध थे। वहाँ विभिन्न वर्गों के लोग रहते थे, जैसे अमीर, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर आदि।
15 नंबर प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो शिक्षा जो है धार्मिक थी, मुसलमानों के लिए मदरसे और मकतब, हिंदुओं के लिए पाठशालाएं थी, अरबी, फारसी, गणित और धर्मशास्त्र प्रमुख विषय थे। शिक्षा जो है उच्च वर्ग तक सीमित थी। तो ये पूरा का पूरा आपका हमने सिलेबस ख़त्म कर दिया है पेपर 2 का, और पेपर 1 भी बहुत पहले ही कराया गया है। तो अब इनके सिर्फ आपके लिए मॉडल पेपर PYQ लेके आएंगे, और अच्छे से क्लास कीजिए, नोट बनाइए। नहीं बनाना चाहते तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर इतना करें कि हमारे साथ और भी लोग जुड़ जाएँ, और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।